गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवज्रलालयत्री च पितृवर्त्मादर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युथा च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किम्। आप सभी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस कक्षा में स्वागत है। कुछ कुछ विषयों को हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। जितने विषयों को हम लोग समझेंगे उतना ही हमारा ज्ञान परिष्कृत होगा, परिमार्जित होगा और हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। पर ज्ञान को परिमार्जित और परिष्कृत करने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम। और इस समय लगने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़े, पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। काफी कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। और उसके बाद होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो है कुंठा आ जाती है। कुंठा कहते हैं मानसिक विकार को। अपने अंदर की योग्यता की अभिवृद्धि जब तक व्यक्ति नहीं कर सकता तब तक जीवन में वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपको कोशिश करनी है अपने कुंडली को समझने की। अब जब जब भी हम जन्म कुंडली को समझें तो एक बात का तो ध्यान रखें कि जन्म कुंडली के विभिन्न विषयों को आप समझिए। अगर आप उसे समझ लेंगे तब जाकर के आपको पूरी तरह ये निश्चिंत हो पाएंगे कि आखिर हमें करना क्या, व्हाट आई हैव टू डू। नहीं तो होगा क्या, अन्यथा की दृष्टि में आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें एक इस तरह का चार्ट बनता है। ये है आपकी जन्म कुंडली, जिसको आप लोग ये है जन्म कुंडली। दिस इज जन्म कुंडली, ये है जन्म कुंडली। अब इस जन्म कुंडली को अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो आप क्या पाएंगे इसमें। यहां से ये है फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, ये 11 है, ये 12 है। किसी भी जन्म कुंडली में कुल 12 हाउसेस होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि आखिर जन्म कुंडली में कितने घर होंगे। 12 घर होती हैं। पूरे मनुष्य जीवन की यात्रा इन्हीं 12 घरों में होती है। और इसका जो काउंटिंग का पैटर्न होता है, द वे ऑफ काउंटिंग, ये इस ऑर्डर में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस ऑर्डर में चलता है। और कुल हमारे पास 12 घर हो गए। जन्म कुंडली जो हमारे पास होती है वो 12 घरों से युक्त ही होती है। किसी भी जन्म कुंडली में 13 घर नहीं होते, 10 घर नहीं होते। और जितने हाउसेस होते हैं उन सभी घरों का अगर आप देखेंगे तो एक आउटकम मिलता है। इसके बाद एक 12 नंबर राशि में भी आता है, जिसको हम लोग जोडियाक कहते हैं। किसी भी जन्म कुंडली को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या पाएंगे, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। हर घर में एक नंबर लिखा होता है। बिना नंबर की कोई कुंडली होती नहीं। कोई भी जन्म कुंडली जो आपके पास बनेगी वो बिना नंबर की हो ही नहीं सकती। जिसको मैंने पहला घर बोला था
इसको बोलते हैं लग्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लग्न जो है व्यक्ति की फिजिकल बॉडी होती है, जो व्यक्ति का शरीर होता है ना, जिसको आप देखते हो, वो है लग्न। दूसरा पॉइंट क्या होता है किसी भी कुंडली का? चंद्रमा, मून। यहाँ पे देखिए चंद्रमा, यहाँ पे एमओ। जो 1 से लेके 12 राशियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 राशियों का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वी कैन से दैट दे प्ले मेजर रोल। 12 तो घर हो गए, ये 12 हाउसेस कुंडली में होते हैं। और जो 12 राशियां होती है वो क्या होती है? पहले नंबर की जो राशि होती है उसको मेष बोलते हैं, इन इंग्लिश वी कॉल इट एरीज। दूसरे नंबर की राशि जो होती है वृषभ। तीसरे नंबर की राशि हमारे पास होती है मिथुन। चौथे नंबर की राशि होती है कर्क। पांचवें नंबर की राशि होती है सिंह। छठे नंबर की राशि होती है कन्या। सातवें नंबर की राशि होती है तुला। आठवें नंबर की राशि होती है वृश्चिक। नौवें नंबर की राशि होती है धनु। 10वें नंबर की राशि होती है मकर। 11वें नंबर की राशि होती है कुंभ। और 12वें नंबर की राशि होती है मीन। होता क्या है कि जन्म कुंडली में राशियां न्यूमेरिक फॉर्म में लिखी जाती है। यही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि राशियों को कभी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा नहीं जाता, उनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है। जब आप राशियों को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, होगा क्या कि जन्म कुंडली में 12 नंबर भी दिखने लग जाते हैं। अब यही कॉम्प्लिकेटेड हुआ। पहला हाउस तो फिक्स है, कोई सी भी कुंडली हो, कोई सा भी नंबर लिखा हो, लेकिन पहला हाउस नहीं बदल सकता। फर्स्ट हाउस विल बी फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस विल बी सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस विल बी थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस विल बी फोर्थ हाउस। लेकिन होता क्या है, ये जो नंबर हैं ये बदल जाते हैं। जो अलग अलग कुंडलियां आप खोलेंगे उसमें बदलाव क्या पाएंगे? इस कुंडली को देखें तो यहाँ पे नंबर जो है 3 लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये नंबर 3। अब ये 3 नंबर है, आपको सोचना है कि कौन सी राशि थर्ड पॉइंट पे आती है। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस। ये 3 नंबर डिपिक्ट मिथुन राशि। दिस थर्ड नंबर इज डिपिक्टिंग मिथुन, दैट इज जेमिनाई। अब इस कुंडली को अगर पढ़ना हो तो हम कहेंगे ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कुंडली के लिए, लग्न कुंडली के लिए, कि आपकी पहले घर में कौन सी राशि आती है। पहले घर में जो राशि आती है वही उस लग्न कुंडली की राशि होती है। फर्स्ट हाउस में जो राशि आएगी दैट विल बी द राशि ऑफ द लग्न कुंडली। एंड दैट विल डिसाइड फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। लग्न कुंडली के फर्दर प्रोस्पेक्ट को वही डिसाइड करता है कि अब आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ये डिसाइड करता है। और इसका इम्पैक्ट भी जातक के ऊपर बहुत पड़ता है। जब आप राशियों के गुण धर्मों को पढ़ेंगे तो हर राशि के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। अब लग्न कुंडली की राशि बदल गई तो उस व्यक्ति के अंदर आने वाला गुण धर्म भी ना बदल जाएगा। वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉस्परस, इम्प्रॉस्परस होने लगता है। और इसका इफेक्ट भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि इट डजंट अफेक्ट, इट गिव इम्पैक्ट ऑल्सो एंड इट गिव इफेक्ट ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो भी प्रभावित करेंगी, नेगेटिव वे में लिया जाए तो भी प्रभावित करेंगी। एंड
वी कैन नॉट डिनाई द इम्पैक्ट, इसके प्रभाव को ना हम डिनाई नहीं कर सकते, इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी इम्पैक्ट। राशियों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है और जबरदस्त पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इन राशियों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। ये बहुत जबरदस्त रूप में व्यक्ति को प्रभावित करती है। दूसरा, अगर आप चंद्रमा की स्थिति में देखो, चंद्रमा के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, विच काइंड ऑफ नंबर इज रिटन विथ मून। चंद्रमा के साथ वाले नंबर को अगर आप देखिए तो आपका चंद्रमा देखिए यहाँ है। चंद्रमा के साथ जो नंबर है अभी इन द होरोस्कोप, इट इज योर मीन। 12 नंबर लिखा है देखिए, ये मीन राशि है। सो ये जो लग्न कुंडली बनी, हेलो, हाँ नहीं, अच्छा, ये जो कुंडली बन रही है इसमें देखो मिथुन लग्न है और इसकी मीन राशि है। किसी भी जातक की कुंडली को खोल करके सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव है जिसपे वर्क करना है हमें, इस लग्न, ये किस लग्न की कुंडली है और इसकी राशि क्या है। अगर ये दो प्रोस्पेक्टिव पे आप काम करने में सफल हो जाते हैं तो उस लग्न कुंडली का आपने बहुत अच्छा विश्लेषण कर लिया, जिसको कहते हैं यस आई हैव डन वेरी मच पॉजिटिव प्रेडिक्शन ऑफ द होरोस्कोप। एंड समहाउ ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। अगर लग्न कुंडली को का परिचय आपने जान लिया कि इसकी लग्न कौन सी है, राशि क्या है, तो समझ लो 50% प्रॉब्लम यू हैव ऑलरेडी रिजॉल्व। उस लग्न कुंडली की 50% प्रॉब्लम को आपने ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया है। यू हैव एक्सेस्ड 50% प्रॉब्लम ऑफ द कुंडली, कि उसकी लग्न और राशि आपको पता है। बाकी सारे एस्पेक्ट तो डिफरेंट है, पहले तो कुंडली का परिचय हमें होना चाहिए। जो लग्न कुंडली बन रही है किस लग्न की बन रही है, किस राशि की बन रही है। इसके बाद का प्रोस्पेक्ट क्या आता है इसमें, इसके बाद का प्रोस्पेक्ट आता है कि कौन कौन से प्लानेट किस किस राशि को डिपिक्ट करते हैं। कभी कभी हम लोग ये भी सोचने लगते हैं कि यहाँ बैठा हुआ ग्रह क्या करेगा, वहां बैठा हुआ ग्रह क्या करेगा। तो इस तरह कुंडली का प्रिडिक्शन कभी नहीं करते। वी शुड नेवर डू कि यहाँ बैठा हुआ एक अकेला ग्रह कुछ कर सकता है, एक अकेला ग्रह के पास कोई पावर नहीं है। A single planet is not having any kind of power. सिंगल प्लैनेट के पास कोई पावर नहीं। अब समस्या ये आती है, ये देखो लग्न मिल गया आपको लग्न, तो भी है ना, तुम अपना कैरेक्टर भी तो देखो ना, तुम कितने एडजस्ट कर पाओगे दूसरे को तो वो नहीं है। जैसे ही आपको लग्न मिल गया, अब लग्न का स्वामी, यहाँ पे देखो 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर वाली जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है। अब समस्या ये आती है कि हर राशि के अलग अलग ग्रह स्वामी है। अब राशि स्वामी को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कैसे समझेंगे किस लग्न की कुंडली का, किस राशि का कौन सा स्वामी होगा। सो अगर आप इस कुंडली में प्रारंभ करते हैं, तो अगर आप मेष लग्न से स्टार्ट करें तो मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। मेष लग्न जो है, मेष राशि जो है, ये मंगल ग्रह के अधीन आती है। वृषभ, शुक्र, मिथुन, बुध, बुध। कर्क राशि चंद्रमा, सिंह राशि जो है सूर्य के पास है, कन्या राशि फिर बुध के पास है, तुला राशि शुक्र के पास है, वृश्चिक राशि फिर मंगल के पास आती है।
धनु राशि गुरु के पास है, मकर राशि शनि के पास है, और कुंभ राशि भी शनि के पास है, और मीन राशि गुरु के पास है। अब इसमें समझने का विषय ये है कि मंगल के पास देखिए एक मेष राशि हो गई, और दूसरी 8 नंबर की वृश्चिक राशि। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो राशियों का अधिपति मंगल है, 1 नंबर और 8 नंबर। फिर 2 नंबर और 7 नंबर का अधिपति शुक्र है, 3 और 6 का बुध है, 4 का चंद्रमा है, 5 का सूर्य है। इसी तरह 10 और 11 में जाएंगे तो इन दोनों के अधिपति शनि है, और 9 12 के अधिपति गुरु है। सूर्य और चंद्रमा इनके पास एक एक राशियां हैं, बाकी जितने ग्रह मैंने लिख डाले सबके पास दो दो राशियों का आधिपत्य है। अब जैसे ही आप कुंडली खोलेंगे, राशि से क्या समझना चाहिए? अब दूसरा लॉजिक आता है, राशि राशि का स्वामी। ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, ये हो गई मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का स्वामी, मिथुन राशि का स्वामी हो गया मंगल। अब इस वाले हाउस पे प्रभाव किसका पड़ेगा? मंगल का पड़ेगा, क्योंकि ये घर मंगल का नहीं, 3 नंबर जो होता है मिथुन राशि होती है बुध होता है। इस पे जो प्रभाव पड़ेगा वो बुध का पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, न कि मंगल। अब ये जो पहला घर है, अब इसको समझिए। जब हम ज्योतिष में 12 घरों की परिपाटी को समझते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले घर में है व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति की बोलचाल, व्यक्ति का हाव भाव। अब ये सभी बुध से प्रभावित हो जाएंगे। अगर इस पूरी कुंडली में बुध जो है बहुत अच्छी अवस्था में होगा तो ये सारे गुण बहुत अच्छी अवस्था में हो जाएंगे। तो समहाउ उस जातक के जीवन में इन सारी चीजों में वो अच्छाइयां आने लगेंगी जिसकी उसको आवश्यकता है। बुध इंडिपेंडेंटली किसी कुंडली में वाणी का कारक होता है, विचारों का कारक होता है, संवाद का कारण होता है। विवाद का कारण बुध नहीं होता, कम्युनिकेशन का कारण होता है। अब हुआ क्या कि देखो इस सिचुएशन में इस लग्न कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लग्न का स्वामी अपने से पंचम चला गया, यहां पे आ गया 5th हाउस में, यहाँ पे 27.57 डिग्री का है। तो जब हम ग्रहों की अवस्थाओं को पढ़ेंगे तो कोई भी ग्रह अगर आप देखेंगे 0 से 4 डिग्री, 26 से 30 डिग्री में, 0 से 4 डिग्री में बच्चा होगा, 26 से 30 डिग्री में बूढ़ा हो जाता है। मतलब इसके लग्न में पावर है ही नहीं। ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है समझने का कि जातक के लग्न में जब पावर है ही नहीं तो जातक जीवन में क्या करेगा? जातक जीवन में संघर्ष करेगा। वास्तविकता में ये जिस जातक की कुंडली है, मैंने उससे पर्सनली बात की है, जातक का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द लाइफ ऑफ जातक। तो जब जातक का जीवन संघर्षों में भरा हुआ है तो ऐसा नहीं कि जातक सरेंडर करेगा। अब बाकी ग्रहों को भी हम देखेंगे कि और कौन ग्रह के एस्पेक्ट इस पे आ रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो किस किस तरह जातक को प्रभावित करेंगे। आज की कक्षा यहीं तक है, आप लोग इसको दोहराइएगा। जो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कमेंट जरूर कर देंगे, तभी उनकी अटेंडेंस लगेगी, अन्यथा की दृष्टि में आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा। नित्य और निरंतर पढ़ते रहिए। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ हमारे साथ करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
तस्य धीमहि तस्य धियो यो धियो नः प्रचोदयात् यो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो धियो नः नः प्रचोदयात् ॐ प्रचोदयात्। द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु ओम शांति। कैसे हैं दीपक जी?